डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाए हैं और कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं ये आप देखिए आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको आज की वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड्स बताएंगे और वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम डिफाइन करेंगे उसकी और पूरी डिटेल आपके सामने लाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए हमारे आज के इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है पहला वर्ड पोल। पोल का हिंदी होता है ध्रुव और गाइज इसका मीनिंग होता है ग्लोब के सबसे ऊपरी और निचले बिंदु को हम पोल कहते हैं। गाइज तस्वीर में आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी बिंदु को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और सबसे निचले बिंदु को हम साउथ पोल कहते हैं। अंडरस्टैंड गाइज। और दूसरा वर्ड हमारा है गाइज इक्वाटर। इक्वाटर किसे कहते हैं इसको समझिए। ग्लोब के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम इक्वाटर कहते हैं। इस पिक्चर के जरिए आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। गाइज यहाँ पे ग्लोब में आप देख सकते हैं ग्लोब के बीचों बीच एक ब्लैक कलर की जो रेखा खींची गई है, एक लाइन खींची गई है, उसे हम इक्वाटर कहते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके गाइज, हिंदी में इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और गाइज हमारा तीसरा वर्ड है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का हिंदी होता है अक्षांश रेखा। ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लैटिट्यूड कहते हैं। इस पिक्चर के जरिए आप इसको समझिए। और गाइज देख सकते हैं आप लैटिट्यूड को यहाँ पे दिखाया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट जो रेखाएं खींची हुई है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छी तरह से इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और गाइज हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का हिंदी होता है देशांतर रेखा। ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को इमेजिनरी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पिक्चर के जरिए आप इसको बेहतर तरीके से समझिए। तो गाइज इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कुछ रेखाएं नॉर्थ टू साउथ खींची गई है और मैंने आपको इंडिकेट भी यहाँ पे कराया है। तो ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और गाइज हमारा अगला जो वर्ड है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इक्वाटर के उत्तर में स्थित जो भाग होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इसे आप तस्वीर के जरिए बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्लोब का जो सबसे ऊपरी भाग है, इक्वाटर से ऊपर कटा हुआ भाग है, वो सारा भाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंतर्गत में आता है। यानी आप उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कह सकते हैं या उसका हिस्सा कह सकते हैं। और गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो है साउदर्न हेमिस्फेयर। गाइज साउदर्न हेमिस्फेयर को हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और इक्वाटर के साउथ में स्थित भाग को हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इसको आप एक ग्राफिक के जरिए समझिए। और गाइस जिसमें आप देख सकते हैं ग्लोब का जो निचला भाग है उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। एरो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है, आप इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिए। और गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिक। क्रिक का हिंदी गाइस होता है खाड़ी। समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ स्थलों से घिरा हुआ होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं और इसे भी हम एक ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और गाइज़ मैं आपको अपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपके मन में होगा कि यह वीडियो मुझे लाइक करना है और सर को सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए जानते हैं क्रिक को हम ग्राफिक के जरिए कैसे समझेंगे। और गाइज इस तस्वीर में, इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि यह जो क्रिक है वो उसके ठीक सामने आप देखिए स्थल भाग है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है। ओके गाइज, तो समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। और गाइज हमारा अगला जो वर्ड है वो है आइलैंड। आइलैंड का हिंदी होता है द्वीप और इसका मीनिंग होगा स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं, यानी उसे हम आइलैंड कहते हैं।
तो इसे एक पिक्चर के जरिए आप समझने की बेहतर तरीके से कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं उसको। तो गाइज इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि आइलैंड कैसा होता है। आइलैंड को कैसे हम जानेंगे कि आइलैंड है। देखिए चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक स्थलीय भाग है जिसे हम आइलैंड कहते हैं। ओके गाइज आगे बढ़ते हैं। और गाइज हमारा अगला वर्ड है बीच। बीच का हिंदी होता है समुद्र तट, यानी समुद्र किनारों को हम बीच कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बीच कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे आप इसे। तो गाइज यहाँ पे बीच का एक छोटी सी तस्वीर दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें समुद्र का किनारा है, लोग यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं। तो ऐसे स्थान को हम बीच कहते हैं। यह स्थलीय भाग होता है समुद्र के किनारे का। और गाइज हमारा अगला वर्ड है वैली। वैली का हिंदी होता है घाटी। किसे कहते हैं इसको भी जानिए। दो या दो से अधिक पहाड़ों की निचले भाग को हम वैली कहते हैं, यानी दो पहाड़ हो और उसके निचला भाग जो होगा दोनों तरफ से, तो उसे हम वैली कहते हैं। इसे भी आप एक तस्वीर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं गाइस, दो तीन पहाड़ इसमें है, पर्वतें हैं, और उसके बीच में देखिए एकदम निचली सतह है, निचला भाग है। तो इस निचले भाग को हम वैली कहते हैं। ओके गाइस, तो समझ में आप लोगों को आ रही है? अगर आ रही है तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा अगला जो वर्ड है वो है बेसिन। इसे हम नदी का मुहाना भी कह सकते हैं। ऐसे नदी का मुहाना को हम बैंक ऑफ रिवर भी कहते हैं। लेकिन इसका मीनिंग के साथ साथ इसकी आप एक तस्वीर भी देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मीनिंग ये है इसका डिफिनेशन कि वह स्थान जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर समुद्र में मिलती हैं। ओके, उस स्थान जो होता है वहाँ एक बड़ा झील का रूप बन जाता है जिसे हम लोग बेसिन कहते हैं। तो तस्वीर के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से समझिए। तो गाइज यहाँ पे हम आपको एक बेसिन दिखा रहे हैं जो अमेज़न बेसिन का एक दृश्य है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वह नदी के किनारे किनारे जो है एक झील जैसा बना हुआ है, तो हम उसे बेसिन कहते हैं। ओके गाइज। और गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं गाइज हिमनद। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकृति की गतिशील बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। आइए हम इसको एक पिक्चर के जरिए समझते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर के अलग अलग फ़ोटोज़ देख रहे हैं। याद रखिए गाइज, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इन्हीं ग्लेशियर से मेल्ट होकर के नदियाँ निकलती है। और गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो है एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है गाइज जिससे हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, यानी हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। तो आइए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिखेगा। और गाइज इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखी है वो अभी भी एक्टिव है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार निकल रहा है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। गाइज अगला जो हमारा है वो है डोरमेंट वॉल्केनो, यानी सुसुप्त ज्वालामुखी। गाइज वैसे ज्वालामुखी जो देखने में लगता है कि वो बंद हो चुका है, यानी ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है उद्गार उससे, लेकिन वह कभी भी एक्टिव हो सकता है, यानी कभी भी उससे ज्वालामुखी का उद्गार निकल सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। और गाइज इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डोरमेंट वॉल्केनो का एक फिगर बना हुआ है। यह देखने में लगता तो है कि यह बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह कभी भी एक्टिव हो सकता है। और गाइज ज्वालामुखी का अगला जो रूप होता है वो होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शांत ज्वालामुखी, यानी वैसे ज्वालामुखी जो युगों से शांत है और भविष्य में भी एक्टिव होने की स्थिति में नहीं लगता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वाला पर्वत, जहाँ पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का सबसे ऊपर लेयर जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो दिखाया जा रहा है, यानी अब भविष्य में कभी भी यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन होने की संभावना नहीं है।
और गाइस हमारा अगला जो वर्ड है वो है कॉन्टिनेंट यानी महादेश। किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस सबसे बड़े भाग को हम महादेश या कॉन्टिनेंट कहते हैं। बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं। हम आपको एक कॉन्टिनेंट का फिगर दिखाकर आपको तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। गाइस इसमें जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो वाटरी पार्ट है, यानी वाटर पार्ट है, वो ओशियन और सी है। और बाकी जो आपको एरो के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है वह कॉन्टिनेंट कहलाता है। और गाइस हमारा अगला जो वर्ड है वो है रिंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खंडहर। गिरे हुए मकान, महल, ये सब जो है उसका जो अवशेष बचता है उसे हम रिंस कहते हैं। तो आइए हम एक फिगर के जरिए इसको देखते हैं। और गाइज इस तस्वीर में आप रिंस को देख सकते हैं। बहुत सारे गिरे हुए दीवारें हैं, खंडहर सा है, इसे हम लोग रिंस कहते हैं। और गाइज हमारा अगला जो वर्ड है वो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स ये रेत के टीले कहलाते हैं। रेगिस्तान में जब जोरों की हवा चलती है तो रेत की जगह जगह ढेर हो जाता है या ढेर लग जाता है, और ऐसे ढेर को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। फिगर के जरिए आप इसको देख सकते हैं। गाइज इस तस्वीर में आप बहुत सारे रेगिस्तान में बने रेत के टीले देख सकते हैं। ऐसे ही टीले को गाइज हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके गाइज। और गाइज हमारा अगला जो वर्ड है वो है क्रस्ट। क्रस्ट किसे कहते हैं गाइज? पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी का निर्माण जब होता है तो इसका सबसे जो ऊपरी लेयर होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। देख सकते हैं आप फिगर के जरिए इसको। और गाइज यहाँ पे क्रस्ट का एक फिगर बनाकर दिखाया गया है ग्लोब के जरिए। तो आप एक पृथ्वी का नमूना देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका ऊपरी जितना भी सर्कुलर लेयर बना हुआ है, जो बाहरी लेयर है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और गाइज हमारा अगला जो वर्ड है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का हिंदी होता है वनों की कटाई। जब बेवजह जंगलों की कटाई की जाती है एक बड़े पैमाने पर तो उससे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके गाइज। तो हम आगे और भी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो अभी कीजिए, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज ये डिफॉरेस्टेशन का एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। देखिए कितने सारे पेड़ पौधे कटे हुए एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर। तो ऐसा ही क्षेत्र को हम डिफॉरेस्ट कहते हैं या डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंपास। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। समुद्र के रास्ते सफ़र करने के लिए आपको एक खास प्रकार की वैज्ञानिक यंत्र यानी एक इक्विपमेंट लेकर चलना चाहिए, जिसे हम कंपास कहते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि कंपास होता कैसा है। तो गाइज यह कंपास का एक फिगर मैंने आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं कि कंपास इसी प्रकार का होता है, और जब भी हम समुद्री सफ़र पर निकलते हैं तो कंपास हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। और गाइज अगला हमारा जो वर्ड है वो है डेल्टा। नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि को हम डेल्टा कहते हैं। ओके गाइज, नदी के किनारे जो तिकोनी यानी तीन कोण वाला या तीन भाग वाली जो भूमि बनी होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो सर्कल बनाकर आपको एक इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है वह पार्ट डेल्टा है। आप डिफिनेशन के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो है ड्यू। ड्यू का हिंदी होता है ओस, यानी कि वाष्प का रूप जो जल रूप में बदल जाता है उसे हम ड्यू कहते हैं। तो फिगर में देख सकते हैं गाइज ड्यू कैसा होता है, ड्यू कैसे बनता है, वो तो मैंने बता ही चुका आपको। तो ड्यू का एक फिगर देखिए। और गाइज अगला हमारा वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का हिंदी होता है या तो बहाव कह सकते हैं, इसको कुछ और नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ समझिए किसे कहते हैं। धीमी गति से चलने वाली समुद्री धारा को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी समुद्र की जो धारा होती है वो जब स्लो स्पीड में होती है तो उसे हम लोग ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसे। तो गाइज देख सकते हैं ड्रिफ्ट जो है वो समुद्री जलधारा की जो स्लो मोशन है वो दिखाया जा रहा है, उसी हिसाब से हम इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके गाइज। अगला जो हमारा वर्ड है गाइज वो है साइक्लोन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवात। यानी गर्म और ठंडी हवा के मिलने से जो गोलाकार आंधी का रूप बनता है उसे हम साइक्लोन कहते हैं। स्पेशली ये समुद्र में ज़्यादा होता है। तो आइए हम फिगर के जरिए इसको समझते हैं।
तो इस फिगर में आप गाइस देख सकते हैं कि साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे चलकर यह एक भयानक रूप लेता है और स्थल की ओर आने लगता है। इससे तेज हवा के साथ बारिश होने की पूरी संभावना बन जाती है। और गाइस हमारा जो अगला वर्ड है वो है टनल। टनल को हम हिंदी में कहते हैं सुरंग। ज़मीन के नीचे मिट्टी और पत्थर खोदकर बनाया गया रास्ता को हम टनल कहते हैं। ओके गाइस, इसे हम एक फिगर के ज़रिए समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टनल का एक फिगर। ऐसे बहुत सारे टनल बनाए गए हैं गाइस, जो कि ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। और गाइस मैंने एक और वर्ड लिया है आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड, जिससे हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स का हिंदी होता है बाह्य बल, यानी पृथ्वी के बाहरी बल जो सदैव पृथ्वी को समतल करने में लगा रहता है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्स का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है पृथ्वी के बाहरी सतह पर। तो इस प्रकार से एक्सोजेनिक फोर्स का निर्माण होता है गाइज, फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं। और गाइज हमारा जो अगला वर्ड है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल किसे कहते हैं, पहले इसका डिफाइन समझिए। तापमान मापने का एक यंत्र है यह। टेम्परेचर मापने का एक यंत्र है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट 273 के और बॉइलिंग पॉइंट 373 के यानी केल्विन होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं केल्विन स्केल का एक फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सामने आपको दिखाया जा रहा है, 273 और 373 केल्विन। और गाइज हमारा जो अगला वर्ड है वो है ह्यूमिडिटी। इसकी हिंदी होती है आर्द्रता। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। याद रखिएगा गाइज, ह्यूमिडिटी का हिंदी होता है आर्द्रता। आइए हम तस्वीर के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ह्यूमिडिटी कैसे बनता है या कैसा होता है, आप इस तस्वीर के जरिए इसे आप समझ सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं नए वर्ड के लिए। और अगला जो हमारा वर्ड है गाइज वो है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का हिंदी होता है पाला। बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो ठंड के महीने में सुबह सुबह दिखाई देता है उसे हम फ्रोस्ट कहते हैं। आपने भी देखा होगा गाइज। तो गाइज यहाँ पे फ्रोस्ट का एक फिगर बना के दिखाया जा रहा है आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाइट कलर का एक लेयर बना हुआ है पत्तों में, जिससे हम फ्रोस्ट कहते हैं। तो गाइज हमारा आज का यह वीडियो में इतना ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अगर हमारे वीडियो और हमारे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो। धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।